विद्या की चाल गीतांजलि को दी अभीरा की जगह। अरमान हुआ विद्या से दूर। आज हम बात करेंगे आपके पसंदीदा टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के नए एपिसोड के बारे में। गीतांजलि ने अपने कमरे की सजावट को जिस तरीके से शुरू किया, उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह सिर्फ एक कमरे का रूप बदल रही हो, लेकिन धीरे धीरे उसके हर कदम के साथ गहरी साजिशें भी अपनी जगह बना रही थीं। पर्दे, तकिए, कंबल, यह सब कुछ बदलने से कहीं ज्यादा था। यह एक नई शुरुआत थी, एक नए वजूद का जन्म। लेकिन इस सजावट के पीछे छिपी थी एक गहरी सच्चाई जो धीरे धीरे उभरने वाली थी। विद्या, जो हमेशा से सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करती आई थी, ने गीतांजलि को एक खास ब्लैंकेट दिया था जो अरमान की पसंदीदा चीजों में से एक था। यह ब्लैंकेट सिर्फ एक साधारण कपड़ा नहीं था, यह अरमान की यादों का प्रतीक था। वह ब्लैंकेट एक समय का दस्तावेज था जब अरमान अपने दर्द और संघर्ष से जूझ रहा था। विद्या ने जानबूझकर यह ब्लैंकेट गीतांजलि को दिया ताकि वह उसे समझे और महसूस करे कि विद्या अब उसे अपना स्थान दे रही है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई थी कुछ और। विद्या के मन में छुपी हुई योजनाएं थीं। वह जानती थी कि लड़ाई शब्दों से नहीं बल्कि चुपके से साजिशों से जीती जाती है। जब गीतांजलि ने उस ब्लैंकेट को छुआ तो उसमें कुछ अजीब सा था। वह उसकी मुलायम सिलाई और अरमान की पुरानी खुशबू को महसूस कर रही थी, और साथ ही उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब बदल कैसे गया। वह महसूस करती है कि यह सिर्फ एक बदलाव नहीं था बल्कि एक ऐसे राज का हिस्सा था जिसे विद्या ने छुपा रखा था। जैसे ही उसने वह ब्लैंकेट पकड़ा, उसके दिल में एक हलचल मची। क्या सच में इस बदलाव का कोई गहरा मतलब था? क्या यह सिर्फ एक साधारण सजावट थी या फिर कोई और कड़ी जुड़ी हुई थी? एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेली थी तो उसने देखा कि ब्लैंकेट का एक हिस्सा फटा हुआ था। उस फटे हुए हिस्से से कुछ कागज बाहर झांक रहे थे। गीतांजलि के हाथ कांपे और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जब उसने कागज निकाला तो उन पर लिखा था, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। वह जो तुम भूल गई हो, वह जो दिखता नहीं है लेकिन महसूस होता है, यह सब तुम्हारे फैसले की डोर पर लटक रहा है। गीतांजलि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह यह समझ नहीं पाई कि यह कागज किसने डाला था, यह संदेश किसका था। क्या यह विद्या का काम था या फिर कुछ और? अगले दिन जब अरमान घर लौटा तो गीतांजलि ने उसे वह नोट्स दिखाए। अरमान का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें एक पल के लिए स्थिर हो गईं, और फिर उसने बताया कि वह ब्लैंकेट सिर्फ उसकी पसंदीदा चीज नहीं थी बल्कि एक गहरी याद थी। यह ब्लैंकेट अभीरा ने उसे भेजा था उस वक्त जब अरमान अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल समय से गुजर रहा था। अभीरा ने उसे यह ब्लैंकेट भेजा था ताकि वह महसूस कर सके कि कोई है जो उसकी पीड़ा समझता है। अरमान ने कहा, यह ब्लैंकेट केवल एक वस्तु नहीं थी, यह एक भावना थी। जब मैं खुद से लड़ रहा था तो यह मुझे सांत्वना देता था। लेकिन गीतांजलि को इस सब में कुछ और ही नजर आ रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस सब के बीच विद्या का क्या रोल था। कैसे वह जानती थी कि अरमान के दिल की ये बातें जो अभीरा भी छुपाती थी। फिर विद्या ने यह मुस्कुराते हुए कहा, अभीरा ने कुछ नहीं भेजा, यह मैं हूं। गीतांजलि चौंकी, उसकी आंखों में शक और असमंजस था। क्या यह सच था? क्या विद्या ने वह नोट्स लिखे थे? और क्या वह जानती थी कि अरमान की पीड़ा क्या थी? विद्या की मुस्कान में कोई ठंडापन था जो गीतांजलि को कलेजा चीर देने जैसा लग रहा था। वह जान चुकी थी कि विद्या ने अब तक जो कुछ किया था वह सिर्फ एक छलावा था। अब वह समझ गई थी कि विद्या की योजनाएं कहीं और थीं। अरमान ने फिर बताया कि वह जो कुछ भी सोच रहा था वह सब सिर्फ एक भ्रम था। अभीरा को घर भेजना केवल एक चाल थी ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके। दरअसल अभीरा अब भी पास थी और उसके इरादे अब भी पूरे थे। वह विद्या को अपनी साजिशों में उलझा चुकी थी। गीतांजलि को अब यह समझ में आ रहा था कि वह सिर्फ एक प्यादा बन चुकी थी जिसे विद्या और अभीरा दोनों अपने खेल में इस्तेमाल कर रहे थे। गीतांजलि के लिए यह एक नई शुरुआत नहीं थी बल्कि एक कठिन यात्रा थी, जहां उसे अपनी पहचान को फिर से तलाशना था, अपने रिश्तों को फिर से समझना था और सबसे बढ़कर उन सभी झूठों का सामना करना था जो उसे अब तक सच्चाई के रूप में दिखाई दिए थे। वह अब नहीं चाहती थी कि उसकी दुनिया सिर्फ सजावटों से ढकी हो। वह अब चाहती थी कि वह उस सच्चाई को जाने जो इस खेल के पीछे छुपी थी। मनीषा की आंखों में गुस्से की एक लहर थी। वह कियारा से कहती है, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। तुम अपना सामान पैक करो और कल अपने नाना के पास जा रही हो। कियारा चौंक जाती है और उसकी आंखों में सवाल उठते हैं। मनोज, जो मनीषा की चुप्पी को देखकर परेशान था, उसे रोकता है, लेकिन मनीषा की आवाज अब भी कड़ी थी। इसने क्या किया है, मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है।
लोग कहते हैं कि बच्चों को दोस्तों की तरह रखना चाहिए, लेकिन यह दुनिया की सबसे गलत सलाह है। हमने कितनी बार कोशिश की, लेकिन हमारे बच्चों ने हमें मजाक बना दिया। मनीषा ने आगे बताया, जब कियारा ने लॉयर बनने से मना किया तो हमने कुछ नहीं कहा। इसने बिना बताए अभिर से शादी कर ली और हमने वह भी स्वीकार किया। अब जब उसने तलाक लेने का फैसला किया तो भी मैंने इसे सपोर्ट किया। पर अब यह सिर्फ मुझे ही कोसने का बहाना बनाती है। कियारा ने दुखी होते हुए कहा, आपने ही मुझे उस व्यक्ति से मिलवाया था जिससे मैं नशे की लत में फंस गई। यह सुनकर मनीषा का गुस्सा और बढ़ गया और उसने कियारा को एक जोरदार थप्पड़ मारा। यह दृश्य सभी को हैरान कर देता है। मनीषा दुखी होकर कहती है, मुझे माफ कर दो, लेकिन क्या मैंने तुम्हें नशा करने को कहा था? क्या मैंने तुम्हें कभी कहा था कि तुम मुझसे नशा खरीदो? अरमान, जो इस सीन को देख रहा था, मनीषा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी बात जारी रखती है। मैंने कभी इस पर दबाव नहीं डाला कि तुम शादी करो, लेकिन अब तुम्हें मेरी शक्ल भी नहीं देखनी है। मनीषा की आंखों में आंसू थे और वह खुद को दोषी मानते हुए कहती है, मैंने तुम्हें सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया? इसी बीच अभीर कियारा का पक्ष लेने की कोशिश करता है, लेकिन मनीषा ने उसे साफ कह दिया, तुमने भी तो कियारा को बर्बाद कर दिया है। मनीषा ने एक सख्त फैसला लिया, कियारा को अभी घर से बाहर जाना होगा। विद्या, जो मनीषा को समझने की कोशिश कर रही थी, कहती है, तुम सबकी फेवरेट हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए कियारा को माफ कर दो। मनीषा ने जवाब दिया, मुझे खुशी है कि लोग मेरी बातों पर हंसते हैं, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे बेवकूफ बना दिया है। कियारा रोने लगती है और मनीषा खुद को दोषी मानते हुए आंसू बहाती है। अरमान ने फिर मनीषा से कहा, कियारा मेरी इकलौती बहन है, तुम इसे घर से बाहर मत निकालो। मनीषा ने उसे जवाब दिया, तुमने मायरा की भलाई के लिए उसे हमसे दूर रखा था, तो मेरी बेटी की चिंता मुझे करने दो। काजल भी मनीषा को समझाती है, मैं अपनी चारू को वापस नहीं बुला सकती, लेकिन तुम कियारा को बुला सकती हो, उसे रोक लो। संजय भी अपनी गलतियों का उदाहरण देकर मनीषा को समझाने की कोशिश करता है, तुम वही गलती मत करना जो मैंने की थी। कियारा जाने लगती है तो अरमान उसे रोकता है और कृष कियारा से कहता है, हमारे बीच दूरियां आ गई हैं, लेकिन मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। तुम्हें परिवार की मदद चाहिए, घर छोड़कर मत जाओ। कियारा दुखी होकर कहती है, माँ ने कह दिया है कि मुझे नहीं देखना चाहती, तो मैं कैसे रुक सकती हूँ? सभी घबराए हुए थे, लेकिन मनोज ने कहा, तुम अपने पापा के बारे में भी सोचो। कियारा कहती है, जब मेरी माँ मुझे घर से बाहर निकाल सकती है तो मैं कैसे रुक सकती हूँ? मनीषा से सभी ने अनुरोध किया कि वह कियारा को रोके, लेकिन कियारा जाने लगती है और दरवाजा बंद कर देती है। सभी चौंक जाते हैं और दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। कियारा ऑटो में बैठकर चली जाती है और सर्वेंट दरवाजा खोलकर बताता है कि कियारा ऑटो में बैठकर चली गई है। दूसरी ओर ऑटो वाला कियारा को बीच रास्ते में उतार देता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। कियारा दुखी होकर बैठ जाती है और रोने लगती है। सभी उसके कॉल का जवाब नहीं देते हैं। वह सोचती है, अब मेरे पास कोई नहीं है। उसी समय एक गाड़ी आकर रुकती है। कियारा गुस्से में कहती है, मैं इसी लायक हूँ, मुझ पर गाड़ी छाड़ दो। गाड़ी से अभीर निकलता है और कहता है, मेरे साथ घर चलो। कियारा शुरू में मना करती है, लेकिन अभीर उसे समझाता है, तुमने बहुत मुश्किल से नशे की लत को छोड़ा है, अब अकेले रहकर ठीक होने का रिस्क मत लो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। कियारा उसकी बात मान जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। अभीर को अरमान का मैसेज आता है, जिसमें अरमान उसे धन्यवाद कहता है। वहीं अरमान को अभीर का मैसेज मिलता है कि कियारा उसके साथ घर चली गई है। इस बीच मायरा अरमान को बुलाकर बताती है कि अभीरा सो नहीं रही है। वह पूछती है, क्या मैं मम्मी के पास जाऊं? कावेरी कहती है, मायरा की कोशिशें अभीरा को दोबारा जीने का कारण बन सकती हैं। अरमान मायरा को इजाजत देता है और मायरा अभीरा के पास जाकर सो जाती है। अरमान खुशी से देखता है कि मायरा और अभीरा को एक साथ सोते हुए देखता है। दूसरी ओर विद्या को कियारा की चिंता हो रही थी। तभी गीतांजलि आती है और कहती है, जल्द ही मनीषा का गुस्सा शांत हो जाएगा और कियारा घर वापस आ जाएगी। हम अरमान के बताए हुए रिहैब सेंटर में कियारा का इलाज करवा देंगे। विद्या कहती है, अरमान का नाम सुनकर मुझे तसल्ली मिल जाती है। गीतांजलि अरमान के लिए चिंता व्यक्त करती है और कहती है, अरमान कई दिनों से ठीक से सोया नहीं है, मैं चाहती हूँ कि वह आज पूरी नींद ले। वह विद्या से अरमान का कंबल मांगती है। विद्या उसे कंबल देने लगती है और गीतांजलि उससे बेडशीट भी मांगती है। कहती है, मैंने अरमान के कमरे में अपना सामान रख दिया है। यह सुनकर विद्या थोड़ी सोच में पड़ जाती है। दूसरी ओर मायरा अभीरा का सिर अपनी गोद में रखकर उसे लोरी सुनाती है। यह देखकर अरमान खुश होता है और अभीरा को आराम से सोने देता है।
फिर अरमान कमरे में आता है और उसे अच्छे से सुला देता है। वह खुद भी उनके पास सोने लगता है, जिससे मायरा को खुशी होती है। अरमान धीरे से गीतांजलि के पास जाता है और गीतांजलि उससे पूछती है, आप सोते वक्त कितने तापमान पर सोना पसंद करते हैं? अरमान हैरान हो जाता है। गीतांजलि कहती है, हमारा कमरा तैयार है, अब जब कियारा वापस आ गई है तो आपको रात को जागकर केस पर काम करने की जरूरत नहीं है। अरमान परेशान हो जाता है। विद्या अरमान के पास आती है और कहती है, जिन सपनों के सच होने की गुंजाइश खत्म हो गई हो, उन सपनों को देखकर खुद को दुख मत दो। तुमने गीतांजलि से शादी की है तो तुम्हें उसे पत्नी का हक देना होगा। यह सुनकर अरमान परेशान हो जाता है और फिर वह अपनी मां को समझाने का प्रयास करता है कि उसने गीतांजलि से शादी सिर्फ अभीरा और मायरा को दूर रखने के लिए की थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा अभीरा ही रहेगी। अंत में अरमान कहता है, अभीरा मेरी कभी नहीं हो सकती, लेकिन मैं उसका हूँ और हमेशा उसका ही रहूंगा। इसी के साथ इस एपिसोड का अंत होता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि कावेरी मायरा से कहती है, हम अभीरा को ठीक करने का तरीका जानते हैं। मायरा पूछती है, क्या मम्मी ठीक हो जाएंगी? कावेरी सही होने की उम्मीद जताती है। क्या कियारा की मदद हो पाएगी? क्या उसका इलाज सफल होगा? यह सब अगली कड़ी में देखा जाएगा। अब यह सवाल था कि क्या गीतांजलि विद्या की योजनाओं को समझ पाएगी? क्या वह अपनी सच्चाई को ढूंढने में सफल होगी या फिर वह विद्या और अभीरा के बीच फंसी रहेगी? यह कहानी सिर्फ एक सजावट की नहीं थी, यह एक जीवन के सच और झूठ की साजिशों की कहानी थी जो अब धीरे धीरे सामने आ रही थी।